Hello everyone, I hope you all are fine and safe. In this video, we are going to have an analysis of CA Foundation account certified copies of the latest attempt, that is of November 2020 attempt. जो अभी लास्ट अटेम्प्ट हुआ है उसी अटेम्प्ट की ये सर्टिफाइड कॉपीज है जिनका आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं. एंड द पर्सन हुज सर्टिफाइड कॉपीज आर बीइंग एनालाइज्ड इन दिस वीडियो स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100 इन द सीए फाउंडेशन एग्जाम्स. 89.5 उनका स्कोर था. राउंड ऑफ करके 90 मार्क्स उन्हें मिले हैं. सो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल द प्रेजेंटेशन टिप्स विच यू शुड फॉलो, मिस्टेक्स जो कि इनकी शीट्स में थी थोड़ी बहुत जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, इसके साथ साथ वर्किंग नोट्स कहाँ कहाँ बनाने की जरूरत है एंड कुछ और छोटी मोटी चीजें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. इन्होंने पेपर जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस में करा है. पहले क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस में करा है. और बीच में से जो क्वेश्चन इन्होंने स्किप करा वो क्वेश्चन छोड़ के बाकी पांचों क्वेश्चन इन्होंने प्रॉपर सीक्वेंस में करे हैं. जरूरी नहीं है कि आपको भी सीक्वेंस में करने हैं. आप अगर चाहते हो कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करूं, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लो. आप चाहते हो कि मैं थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करूं, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना. कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना है. अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो भी जरूरी नहीं है कि 1 के बाद आपको 2 ही करना है. लास्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो भी जरूरी नहीं है कि आपको 6 के बाद 5 ही करना है. नेक्स्ट चीज जो आप खुद देख सकते हो वो ये है दैट इनकी हैंडराइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है. स्टिल ही हैज मैनेज टू स्कोर 90 आउट ऑफ 100. इसका मतलब आपकी हैंडराइटिंग जैसी मर्जी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मार्क्स के ऊपर. व्हाट यू नीड टू इंश्योर इज दैट आप बस आंसर्स ऐसे लिखो कि आपके एग्जामिनर को उन्हें रीड करने में, उन्हें समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आपकी आंसर शीट देखकर एग्जामिनर 10 मिनट तो बस सर ही खुजाते रह जाएं कि यार इस बच्चे ने लिखा क्या है, मैं समझूं कैसे. बस इतने अच्छे से आंसर लिखने हैं कि वो आराम से उन्हें रीड कर पाए, आराम से वो उन्हें समझ पाए. ठीक है. इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज जो इन्होंने भी फॉलो करी है एंड जो चीज हमने पिछली सर्टिफाइड कॉपी में भी देखी थी, जब भी आप ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उस टाइम पर उस पार्ट का आंसर ट्रू है या फॉल्स उसे भी आप सर्कल कर दो या फिर बॉक्स में डाल दो. एंड उसके साथ साथ जब आपने उसका रीजन स्टेट करा है उस रीजन में जो 2-3 मेन कीवर्ड्स हैं उन्हें भी आप सर्कल कर दो या फिर आप उन्हें बॉक्स में डाल दो, सो दैट आपके एग्जामिनर को पूरा रीजन पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े. सिर्फ वो 2-3 वर्ड्स देखते ही सेटिस्फाई होकर वो टिक मार के आपको 2 on 2 दे दे. बिकॉज आपके अगर इन छोटे छोटे एफर्ट से आपके एग्जामिनर का टाइम सेव होगा अगर पेपर चेक करने में, तो फॉर श्योर आपको उसका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा. That is why I always say to focus on your presentation, because जितनी अच्छी आपने प्रेजेंटेशन करी है आपके एग्जामिनर उतना ज़्यादा खुश होंगे आपका पेपर चेक करते हुए एंड उसका कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा. एक छोटी सी चीज जो मुझे कमी लगी इनकी आंसर शीट में वो ये थी दैट इन्होंने 2 आंसर्स के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ रखा, जो कभी ना कभी थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है आपके टीचर को. इसीलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा दैट वंस यू हैव डन विद द क्वेश्चन, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ट्रू फॉल्स खत्म कर लिए, नेक्स्ट जो 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन है अगर पेज में सफिशिएंट स्पेस है तो बढ़िया, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. नेक्स्ट आप एक और अच्छी चीज देख सकते हो जो इन्होंने फॉलो करी है एंड वो ये है, इनको पता है कि ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं वर्ड्स को, इसीलिए इन्होंने जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है तो उसमें एक एडजस्टमेंट लिखी, उसके बाद 1-2 लाइनें छोड़ दी, सो दैट एग्जामिनर जो है वो आराम से समझ सके कि इन्होंने लिखा क्या है, चीजें क्लमजी ना लगे. बिकॉज पता है हैंडराइटिंग अपनी थोड़ी सी बड़ी है, अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अनटाइडी है, इसीलिए अगर हम स्पेस भी नहीं छोड़ेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा अनटाइडी लगेंगी. सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव जहां पर इन्होंने हर एक एडजस्टमेंट के बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ी है ताकि आराम से एग्जामिनर समझ पाए. आप क्लियरली देख सकते हैं पूरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन में एंड फिर उसके बाद
जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन है उसमें भी इन्होंने हर एक एडजस्टमेंट के बाद एक एक लाइन छोड़ रखी है। एंड वर्किंग नोट्स की भी अगर मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के सी में इन्होंने प्रॉपर्ली 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज जो फिर मुझे यहाँ पर कमी लगी वो ये थी, इन्होंने पॉइंट्स मार्क नहीं करे हैं। आप वर्किंग नोट 1 बनाते हो तो वर्किंग नोट 1 लिखो एंड उसका रेफरेंस जो है वो आप क्वेश्चन में भी दो, ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन लगेगी। अब वर्किंग नोट्स आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन में जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां वहां इन्होंने वर्किंग नोट्स बनाए हैं एंड तभी इन्हें वर्किंग नोट्स के भी अलग से नंबर मिल रखे हैं। इनफैक्ट आप अगर एक बारी देखो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, वहां पर वर्किंग नोट के इनको 3 नंबर टोटल मिल रखे हैं। यानी अगर एक 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें ऑलमोस्ट 30% वेटेज कैरी कर रहे हैं आपके वर्किंग नोट्स। सो इसीलिए वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब इन्होंने आगे लेजर अकाउंट्स बना रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट इन्होंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, आपको वो जरूर लिखना है अकाउंट बनाते टाइम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, वो आपको जरूर बनाना है। एंड एक चीज अब देखो, फॉर्मेट्स जो मैं आपको कहता हूं कि फॉर्मेट्स जो है वो पेंसिल से बनाने की कोशिश करना। अब यहां पर इन्होंने जब फॉर्मेट्स बनाए कैपिटल अकाउंट में, जब इन्होंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट के कॉलम है वो बहुत बड़े बड़े बना दिए, जिसकी वजह से पर्टिकुलर्स के कॉलम बहुत ज्यादा छोटे रह गए। यही चीज अगर आपने पेंसिल से करी होती तो आप फटाफट उसे इरेज करके दोबारा थोड़े छोटे छोटे कॉलम्स बना सकते थे, बट बिकॉज आपने पेन से ड्रॉ करे हैं अब आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये दिक्कत बहुत रहती है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट टू यूज पेंसिल फॉर ड्रॉइंग फॉर्मेट्स इंस्टेड ऑफ पेन्स। इसके बाद वर्किंग नोट्स इन्होंने इस क्वेश्चन में भी प्रॉपर्ली बनाए हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। एक्सपेंडिचर में गलती हुई तो इनकम जो है वो इन्होंने यहीं रहने दी और एक्सपेंडिचर जो है वो दूसरी साइड लिख दी। एक्चुअली अगर इस प्रेजेंटेशन की बात की जाए थोड़ी सी अनटाइडी ज़्यादा हो गई है ये प्रेजेंटेशन, बट थैंक्स टू गॉड कि जो एग्जामिनर थे वो ज़्यादा चिड़े नहीं और इस वजह से उन्होंने इतने नंबर काटे नहीं हैं। बट बाय एनी चांस अगर आपको जो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं अगर थोड़ा सा वो गुस्से वाले हुए तो हो सकता है कि शायद वो इस चीज़ को देख के थोड़ा सा गुस्सा हो जाएं। इसीलिए बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आप पूरा ही काट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर नया बना दो नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना, काफी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हम मार्जिन्स का यूज कर सकते हैं फॉर्मेट्स ड्रॉ करने के लिए। तो आप देख सकते हो शीट के बिल्कुल एंड में एक लाइन बन रखी है ब्लू कलर की और उसके साथ में लिखा हुआ है डू नॉट राइट एनीथिंग हेयर। वो जगह छोड़कर आप पूरे पेज में कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस लाइन के बाद का जो पोर्शन है वहां पर आपको नहीं लिखना है, बस इतना इंश्योर करना है। नेक्स्ट अब डिजिटल चेकिंग जो होती है उसमें भी स्टेप वाइज मार्किंग देख लेते हैं। देखो सबसे पहली एंट्री इनकी ठीक थी, वहां पर इनको मार्क्स मिले। सेकंड एंट्री ठीक थी, थर्ड ठीक थी, फोर्थ ठीक थी, लेकिन फिफ्थ एंट्री इनकी गलत हो गई तो इसीलिए इनको पहली 4 एंट्रीज के मार्क्स मिले हैं, सिर्फ एक जर्नल एंट्री जो गलत करी उसके मार्क्स नहीं दिए हैं। सो स्टेप वाइज मार्किंग पहले फिजिकल चेकिंग जब होती थी शीट्स की तब भी मिलती थी एंड अब डिजिटल चेकिंग होती है तब भी मिलती है। एंड प्लीज याद रखना डिजिटल चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी शीट्स कंप्यूटर चेक कर रहे हैं। डिजिटल चेकिंग का मतलब ये है कि आपकी शीट्स जो है वो आईसीए के एग्जाम सेंटर से जब जाती हैं एग्जाम डिपार्टमेंट के पास, फिर वो शीट स्कैन होती हैं, स्कैन होकर उनकी स्कैन कॉपी टीचर के पास जाती हैं एंड फिर टीचर्स अपने टैबलेट्स में अपने लैपटॉप्स होते हैं वहां पर वो चेक करते हैं उन शीट्स को। जहां पर अभी आप स्पेसेस देख रहे हैं जहां पर टिक लग रखे हैं, क्रॉस लग रखे हैं, वहां पर वो टिक या क्रॉस लगाते हैं एंड साइड में जहां पर अभी आप मार्क्स देख रहे हैं वहां पर वो मार्क्स अलॉट करते हैं। तो आपकी शीट्स जो है वो चेक एक ह्यूमन ही कर रहा है। सब्जेक्टिव पेपर की शीट्स कंप्यूटर चेक नहीं कर सकता, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी अब तक नहीं आई है। ओएमआर शीट्स मशीन में चेक होती है बट आपके जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं वो एक सीए ही चेक करते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो था वो था शेयर्स का क्वेश्चन।
शेयर्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एंड यहाँ पर वर्किंग नोट्स की वैल्यू बहुत होती है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में ज़्यादा वर्किंग नोट्स नहीं थे, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल आया हुआ था, बट याद रखना ज़रूरी नहीं है कि हर बार शेयर्स का क्वेश्चन इतना ज़्यादा सिंपल है जहाँ पर सिर्फ ना तो प्रोराटा है, सिर्फ फॉरफीचर इशू है। उस केस में आपके वर्किंग नोट्स कंपेरेटिवली कम होते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में प्रोरेटा आता है उस क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सो शेयर्स के क्वेश्चन में अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट आए तो वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं, बिकॉज 10 में से एटलीस्ट 2 मार्क्स आपके वो प्रोरेटा अलॉटमेंट की वर्किंग्स ही कैरी करती है। इसके बाद फिर उन्होंने डिबेंचर्स का क्वेश्चन किया एंड लास्टली जब बात आती है एक 5 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन की, तो याद रखना 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंगली ही आपको उसका आंसर लिखना है। हाफ पेज में आंसर खत्म करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तो उसकी लेंथ होनी चाहिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हो इन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 पेज में कवर करा है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एंड इन्हें मार्क्स मिले हैं 4। सो आपको भी ये चीज़ इंश्योर करनी है। इनकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बड़ी थी, बट आपकी हैंडराइटिंग अगर थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हो, स्टिल यू शुड एटलीस्ट कवर 1 पेज टू 1.5 पेज फॉर दिस 5 मार्कर क्वेश्चन। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ वर्किंग नोट्स की टिप्स, कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स एंड सम मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड इन योर एग्जाम वो पता चल पाई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।